नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। जी हाँ, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के। उसके बाद बीच बीच में आपको मिल रहे थे कॉन्सेप्चुअल कुछ टॉपिक्स मिल रहे थे। हर एक टॉपिक का आपको मिला, अभी तक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिला होगा और उसके अलावा आगे भी आपको क्वेश्चन टैग मिलेगा और बेसिक्स या फंडामेंटल्स भी हमने देखे थे। तो यहाँ तक हमारी धीरे धीरे तैयारी होती चली आई है। और क्योंकि मैंने लास्ट रन पे आपको बताया था कि टेंस क्या होता है और टेंसेस में से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आज हम लेकर आए हैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज। क्योंकि क्या होता है बच्चों, हमेशा की तरह पढ़ने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप उसके बारे में जानें, चैप्टर के बारे में। उसके बाद जैसे आप चैप्टर के बारे में चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हो, उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्योंकि अगर आपने सिर्फ जानकर छोड़ दिया, यानी कि आपने सारा का सारा कॉन्सेप्ट या पूरी कहानी पढ़ ली और उसके बाद आपने आगे होमवर्क नहीं किया, वर्क नहीं किया, तो आपने जितना भी तैयार किया है सबका सब आप भूल जाओगे, एक बार में पूरा हट जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि टेंसेस पर बेस्ड है। इसी टॉपिक में से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि पक्का हो जाइए चैप्टर। चले आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कई लोग क्वेश्चन अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। सही क्या होता है? तो सही देखो, कुछ भी बोलो सब सही है, लेकिन हाँ अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन, राइट। चलो खैर, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। देखो स्पोकन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बच्चों ये भी मुझे बताना कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्पोकन में इंटरेस्टेड हैं, जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो चाहते क्या हैं दरअसल। अब यहां पर टेंस एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है सिंस ही ज्वाइंड। सभी लोग पढ़ो भाई, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करो। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। और मैंने बताया था दोस्तों कि टेंसेस के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे सेंस समझना होता है, क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ट्रांसलेशन कर ले जाओगे तो आपको कोई भी रूल रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करेक्शन होगा। यहां पे सिंस का मतलब बिकॉज से नहीं है, क्योंकि से नहीं है। क्योंकि सिंस का एक और मतलब होता है जब हम कहते हैं सिंस ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, यानी क्योंकि वो बीमार था वो अटेंड नहीं कर सका। लेकिन यहां पर टाइम के लिए आया है, एक निश्चित समय है, फिक्स्ड टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि जब से ज्वाइन किया। तो देखिए अगर यहां पर सेंस या लग गया, मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम के साथ सेंस या फॉर लग जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कनेक्टेड सेंटेंस। अच्छा, चाहे तो ऐसे कहें सेंस से पहले शुरुआत कर दें, या ऐसे भी तो कह सकते हैं ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब सिंस ही ज्वाइंड, जब से उसने ज्वाइन किया। तो अब क्योंकि फॉर या सिंस लगा है तो अगले सेंटेंस में डिड तो नहीं आ सकता। रीजन क्या है? मैंने बताया था कि अगर सिंस या फॉर लगा है तो या तो परफेक्ट में बनेगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, राइट। तो अब यहां पर क्या है? ही डिड नॉट लिखा है, नहीं हो सकता, इंडेफिनिट नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आप या तो आप ये कह दो कि जब से उसने ज्वाइन किया है वो ब्राइब नहीं ले रहा है, ऐसे भी कह सकते हो ही हैज नॉट बीन टेकिंग, ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ही हैज नॉट लगा दो कि जब से ज्वाइन किया है उसने ब्राइब नहीं लिया है, ही हैज नॉट, और टेक की जगह टेकन। सो ऐसे पढ़े, यहां से पढ़े, समझ में आएगा। ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब सिंस ही ज्वाइन, जब से उसने ज्वाइन किया ये पोस्ट को, तो तब से उसने ब्राइब नहीं लिया है। तो क्या सेंस आ रहा है? ही हैज नॉट टेकन, या ये भी कह सकते हो ही हैज नॉट बीन टेकिंग, ये भी लगा सकते हो, यानी कि परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर ये ऑप्शन हमें बेटर लग रहा है कि नहीं लिया, है ना, यानी कि ये काम कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप हो गया। लेकिन अगर अभी तक जारी है तो आप इसमें हैज बीन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट। क्लियर है भाई? समझ में आया इसमें क्या करेक्शन हमने किया और क्यों किया? बहुत इजी था।
कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं, मैंने बताया ना सेंस ऑफ वर्ड जैसे ही देख लो आप, इसमें जरूर देखना कहीं कॉन्टिन्यूअस या इंडेफिनिट में तो नहीं बना है, या तो परफेक्ट में बनाओ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाओ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, पहले आप अपना दिमाग लगाएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करेक्शन होगा। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. So if you heard about narration, direct indirect, तो आपने देखा होगा कि, और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी कि अगर सेंटेंस कनेक्टेड है और कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा हुआ है इनडायरेक्ट फॉर्म में, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, when he did not find यानी कि पास्ट की बात हो रही है, और यहां पर आ गया where जो कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड था, लेकिन यहां पर क्योंकि सेंटेंस कनेक्टेड है तो यहां पर ये इंट्रोगेटिव ना माना जाएगा, बल्कि इसको माना जाएगा क्या, इसको माना जाएगा कंजंक्शन। और जब ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम ये होता है कि दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करना। कंजंक्शन के तुरंत बाद वर्ब नहीं आ सकती क्योंकि सब्जेक्ट आएगा, राइट। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, ये जो हैड है ना, ही के बाद लगा दो, वेयर ही हैड गॉन। तो अब आपका सेंटेंस सही हो गया, यहां पे लगेगा फुल स्टॉप। देखो यहां फुल स्टॉप लगा है। अगर वेयर हैड ही गॉन होता तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, यानी पूछ रहा होता, लेकिन यहां पर पूछ नहीं रहा है, यहां पर बता रहा है। यहां पर वेयर का मतलब कहां नहीं है, यहां पर वेयर का मतलब है जहां वो रह चुका था, वेयर ही हैड गॉन, चला गया था, राइट। तो दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. चलिए भाई कोशिश करिए। You have half a minute to solve this question. Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. So as you can see here again, we are using what? For more than 3 years. 3 ईयर से ज्यादा खेल रहा हूं। फॉर या सिंस के साथ मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस नहीं जा सकता, इंडेफिनिट नहीं जा सकता, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आगे आई हैव नॉट बीन एबल यानी कि बीन लगा रखा है, इसने कहना ही चाहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कहना चाहता है, इसलिए ऑल्दो आई हैव बीन playing. Although I have been playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. ठीक है भाई, कोई डाउट तो पूछे, कमेंट करते रहे भाई। कमेंट, आपको लगता होगा कि हम पढ़ते नहीं हैं, या कोई भी टीचर यहाँ पर आके पढ़ा के चले जाते हैं ना, लाइव जो क्लासेस में कमेंट आता है, चैट में जो कमेंट आता है ना, तो उसको पढ़ते हैं, ना ही कमेंट बॉक्स में जो हम लोग लिखते हैं वो नहीं पढ़ते। बच्चों ध्यान रहे कि भले ही हम उसका रिप्लाई करें चाहे ना करें, लेकिन हम आपके कमेंट में जाकर देखते हैं और पढ़ते भी कि आपने क्या क्या लिखा है। वो कहते हैं ना, जब आजकल के ज़माने में जो लोग जैसे रील्स बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, और शुरुआत में उनको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है क्योंकि उनके व्यूज़ नहीं आते हैं, उनके लाइक्स नहीं आते, तो कहते हैं कि आप अच्छा काम करते रहिए, फल की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको आपके काम के हिसाब से मिलेगा ही, जैसा आप काम करते हो उसका इन रिटर्न आपको मिलेगा, और ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो बस आपको काम करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई आपको पसंद करे ना करे, या ये बताए कि हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको देख ज़रूर हो रहा होता है, या आपको जानता ज़रूर है कि आप कैसे हो। लफ्ज़ों में बयां भले ही ना करे, लेकिन जानता है। Now the next question is, by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. मैंने अगेन कहा कि हमें ट्रांसलेशन समझना है। क्या कहना चाह रहा है
कि बाय द टाइम वी गॉट इट, जब तक हमें अपने टिकट्स मिले और हमने एंटर किया थिएटर सिनेमा हॉल में, शो चालू हो चुका था, ये कहना चाहता है, शो चालू हो चुका था। अब यहां पर देखिए कनेक्टेड क्लॉजेस बोथ इन पास्ट, और यहां पर पास्ट ऑफ द पास्ट हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भैया गॉट आ गया है पहले से, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आ चुका है। तो अब यहां पर हमें लगाने की जरूरत है पास्ट परफेक्ट को। तो चुका था, जब तक हम पहुंचे शो चालू हो चुका था, यह सेंस आ रहा है, चुका था, चुके थी, चुकी। तो इसके साथ तो भैया पास्ट परफेक्ट ही लगेगा। तो क्या होगा, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। वैसे भी वॉज के साथ बिगन तो आ नहीं सकता ना, इसलिए। क्लियर है सेंटेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, बेगिन, बिगैन, बिगन, तीन फॉर्म्स होती हैं। बेगिन फर्स्ट फॉर्म, बिगैन सेकंड फॉर्म, बिगन थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज बट, अच्छा एक और इसी टाइप का आएगा भाई। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। क्या कहना चाहता है कि जब तक, अब बात हो रही फ्यूचर की, जब तक हम पहुंचेंगे, जब तक हमको अपना टिकट मिलेगा और सिनेमा हॉल यानी थिएटर में एंट्री लेंगे, शो चालू हो चुका होगा। तो शो चालू हो चुका होगा, यहां तो सही लिखा, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। विल हैव यानी कि फ्यूचर का परफेक्ट आ रहा है, चुका होगा। शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, यहां तक कोई गलती नहीं थी। लेकिन मैंने क्या बताया था, दोनों जगह हैड नहीं हो सकता, दोनों जगह विल या शैल नहीं हो सकता, एक जगह तो लगा दिया। तो यहां क्यों लगा रहे हो भाई, बाय द टाइम वी गेट our tickets and enter the theater, the show will have already begun, right? In case of any doubt, you can ask anytime you want. I'm always standing by you. Now the next is, इजाजत है नेक्स्ट पर जाने की? जी हाँ, बिल्कुल इजाजत है। बताएं भाई, सोचे। बाद में ना कहना कि मैंने टाइम नहीं दिया आपको सॉल्व करने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी बता दी, बहुत आराम से। जल्दीबाजी क्या है, सुकून से करेंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है। I have passed my 10th class examination in 2015. कब पास किया? 2015 में। अगर 2015 में पास किया तो इसका मतलब वो तो बीत चुका है, यानी बात यहां पर पास की हो रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि यहां पर हमने हैव लगा दिया। हैव का मतलब क्या हुआ, चीजें आ गई प्रेजेंट में, क्योंकि हैव हैज तब लगता है जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है, राइट। यहां पर इसने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि है तो ये पास्ट, क्योंकि टाइम दे दिया ना, पहले हो चुका है, ये कब का, बहुत पहले बीत चुका है, पास्ट हो गया। तो क्या करेंगे, सिंपली यहां पे हैव हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा सही होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया और आप पूछ रहे हो कि सर यहां पे हैड भी तो हो सकता है, मान लो अगर हम यहां पे पास्ट परफेक्ट कर दें हैड लगा के तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रेफरेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को मिलती है। कनेक्टेड सेंटेंस की अगर बात करें तो उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, छूट चुकी थी, इस कंडीशन में एक जगह लगेगा पास्ट इंडेफिनिट तो दूसरी जगह होगा जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है नहीं, तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस में लिखते हैं। चाहे तो हैड लगा दे, हैड नहीं लगाना चाहते तो सिंपली क्या करोगे, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इसको, पास्ट इंडेफिनिट को। तो क्या हो जाएगा, आई पास्ड माय 10th क्लास एग्जामिनेशन इन 2015। हैव हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट इज, जो 10 में से, जैसे अभी हम 7 नंबर पहुंचे, जो 10 में से मुझे 7 करके सही बता देगा, 10 में से 7, उसको मिलेगी एक चॉकलेट। आप अपना एड्रेस भेज देंगे कमेंट बॉक्स में,
मैं डिलीवर करवा दूंगा आपके एड्रेस पे चॉकलेट। नहीं तो आप बता दीजिएगा कि कहां मिलना है, वहां पे चॉकलेट रिसीव कर लीजिएगा, बस मारिएगा नहीं। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. कहना चाहता है कि अपनी वेकेशन के खत्म होने तक, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, यहां पर बाय का मतलब द्वारा का सेंस नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट बाय संडे, मतलब संडे होने तक, संडे से पहले पहले। तो बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, जब तक उसकी वेकेशन खत्म होती है, एंड से पहले ही पहले वो पढ़ चुका है शेक्सपियर के 4 प्लेज, या पढ़ चुका होगा, ये सेंस है ना, पढ़ चुका है नहीं। बाय द एंड ऑफ, अभी एंड हुआ क्या, नहीं, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, यानी कि बात फ्यूचर की हो रही है कि अपना वेकेशन खत्म करते करते वो इतने चैप्टर, इतने प्लेज पढ़ चुका होगा। तो क्या होगा, ही विल हैव, क्या होना चाहिए भैया, ही विल हैव रीड, हैज मत लगाना। जब भी यहां पर विल आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, कुड आ गया, कैन आ गया, तो या शुड आ गया, हमेशा हैव ही लगता है, चाहे ये ही क्यों ना हो। ये ही देखकर हैज मत लगाना। इससे पहले कोई एक वर्ब आ गई तो हमेशा हैव लगता है। तो ही विल हैव 4 प्लेज, सॉरी रीड, ही विल हैव रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। ये क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, ये ले लेते हैं एक नया कलर आज, पढ़े भाई। द रिवर इज इन स्पेट, स्पेट का मतलब सूखा। सॉरी, सूखा मैंने बोल दिया, नहीं, स्पेट का मतलब बाढ़, नॉट सूखा। द रिवर इज इन स्पेट मतलब बाढ़ की ओर है, एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, किनारों पर ओवरफ्लो कर चुका है, ऐसा कहना चाह रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, सोचो दिमाग में कुछ और निकलता मुंह से कुछ और है। ऐसा होता होगा, आपके साथ भी होता होगा। और इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां होती होती है, और गलतियों से हम लोग सीखते भी हैं। गलतियां करना पाप नहीं है, गलतियों से ना सीखना पाप है। क्या लगता है क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि फ्लाई एक वर्ब होती है, फ्लाई, जिसकी सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन। लेकिन ये जो वर्ड फ्लो होता है ना, फ्लो, फ्लो, इसकी सेकंड फॉर्म फ्लोड, थर्ड फॉर्म भी फ्लोड, तो फ्लो से बना ओवरफ्लो। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म आएगी बच्चों, वो ओवरफ्लो नहीं होगी, बल्कि ओवरफ्लोड होगी, ओवरफ्लोड होगी, है ना। क्लियर है? बताओ, नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, आपको लगता होगा ना कि जो जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर आंसर छुपा के रखते होंगे, तुरंत जाते होंगे किनारे साइड में, आंसर देख के आके चले आते होंगे, बता देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं। देखो, मैं आपके फ्रेम से नहीं लूंगा, मैं तो इसलिए इधर उधर हो जाता हूं ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो देखने में, आपको क्वेश्चन दिखाई पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं क्वेश्चन देखने जा रहा हूं उधर, हाँ आंसर छाप के। क्योंकि भाई क्या होता है ना, अगर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपको बता दिया, समझा दिया कैसे हुआ, तो इसका मतलब वही तो आपको चाहिए, इसका मतलब आपका जो पर्पस था यहां पर आने का, टीचिंग लेने का, वो सक्सेसफुल हो गया। बस यही तो हमें चाहिए एज ए स्टूडेंट, समझ में आना चाहिए। बल्कि ये ना हो कि हम यहां गए और टेबल पे हमारे रखी है आंसर बुकलेट और उससे मैंने आंसर देखा और बता दिया, बेटा इसमें ए पार्ट सही हो, बी पार्ट सही हो, चलो रट लो। नहीं नहीं, बताना भी होता है एज ए टीचर, समझाना भी होता है। 9th वन, चलो पढ़ो और आंसर बताओ। This is turned out to be one of our most successful projects and we have made a large profit. पढ़े भाई।
दिस इज टर्न आउट का मतलब इसे कुछ किया गया है, टर्न आउट किया गया है ना, जबकि हमें टर्न को पैसिव में नहीं बनाना होता। कोई चीज किस तरह से बदली है, चेंज हुई है, या अल्टीमेटली क्या उसका सोल्यूशन आया, क्या आउटकम आया है, इसको बताने के लिए हम तो या तो ये कह सकते हैं कि दिस विल टर्न आउट टू बी, कि कुछ बदलेगा, या ये कह सकते हैं दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव, देखो यहां पर कॉम्बिनेशन में क्या लिखा हुआ, वी हैव मेड ए लार्ज प्रॉफिट। तो एक जो सेंटेंस होता है ना कहीं पैरेलल होना चाहिए। तो यहां आगे की बात कह रहा है हैव मेड, इसका मतलब यहां पे इस तो नहीं लगा सकते हो, इंडेफिनिट में नहीं जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या लगेगा, जैसे यहां पे हैव लगाया वैसे यहां पे हैज लगा दिया कि दिस हैज टर्न्ड आउट। ये जो कोई भी चीज इसके बारे में बात कर रहा है ये अच्छी निकल के आई है, दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट निकल के आया है और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। वी हैव मेड ए लार्ज प्रॉफिट, right? So this has turned out. Next is, since the trip home was expensive, I didn't went home. कई लोग सोच रहे होंगे सर यहां पे since the trip to home होना चाहिए। मैं आपको बता दूं home as an adverb भी यूज होता है, जैसे I'm going home, even you can say I'm home, यानी कि इस वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, एडवर्ब के तरीके से भी यूज किया जा सकता है। तो इसी वजह से जरूरी नहीं कि इसमें हमेशा प्रेपोजिशन लगाई जाए, हालांकि प्रेपोजिशन लगा भी सकते हैं। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव, क्योंकि यहां पर सिंस का मतलब जब से नहीं, क्योंकि जो ट्रिप थी होम वाली वो एक्सपेंसिव थी। आई डिड नॉट वेंट होम, मैं नहीं गया घर। तो यहां पर देखो महापाप कर रखा है इसने, डिड भी लगा दिया और यहां पर वेंट भी कर दिया। अरे भाई अगर डिड या डू या डज आ गया तो आपको यहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, डिड नॉट गो होम, राइट। तो अब जरा जल्दी से 10 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएं कि आपके कितने सही हुए, 10 on 10 है या 7 है। अगर आपके 7 हुए तो आपको मिलेगी चमचमाती हुई चॉकलेट 5 स्टार। नेक्स्ट इज 11th. As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and reported the matter. जैसे ही सीईओ अंदर आए, ऑफिस में एंटर किए, यूनियन लीडर्स ने उनको अप्रोच किया और रिपोर्ट किया। सारी बातें तो पास्ट में चल रही, देखो एंटर्ड, लीडर्स अप्रोच्ड एंड रिपोर्ट, ये गलत हो गया ना। फिर जब बातें सारी पास्ट में चल रही हैं, हम लोग हमेशा सेकेंड फॉर्म का यहां पे यूज भी कर रहे हैं, यहां पे एंटर्ड लगा दिया, यहां अप्रोच लगा दिया, तो यहां पर भी भैया रिपोर्टेड लगाना पड़ेगा। एंड रिपोर्टेड द मैटर, राइट। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट, टेक योर टाइम। ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर। होता क्या है ना बच्चों, क्योंकि स्पोकन इज रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिटन लैंग्वेज, सो एट एवरी मोमेंट वी फाइंड एनी काइंड ऑफ, वी फाइंड मेनी मिसकॉन्सेप्शंस। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग ऐसे बोलते हैं, भले ही ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग ए कार एंड ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स। ऐसा लगता है सही है लेकिन गलत है। रीजन क्या है, ये जो बच्चों यहां पर हैव की अगर हम बात करें, जब ये मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब, जैसे मैंने कहा आई हैव ए कार, हैव योर लंच, तो यहां पर ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूं, ये भी सेंस इसमें आ सकता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहां पर हैव क्या है, मेन वर्ब है। जब भी ये मेन वर्ब हो, याद ये रखना कि इसमें कभी हैविंग मत करना, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, हैव
यानी कोई चीज पास होना पहले से और इसमें कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये डायनेमिक वर्ब नहीं है, ये है स्टेटिव वर्ब। जहां पर मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर कोई स्टेटिव वर्ब होती तो उसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में रखना अवॉइड करते हैं, यानी अगर वो मेन वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगाना अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने बताया था लाइक हो गया, लव हो गया, आई एम लविंग दिस। मैकडी वाले कहते हैं आई एम लविंग दिस, कहते हैं ना, गलत है। अगर प्योर इंग्लिश में घुसा जाए और देखा जाए ग्रामेटिकली तो आई एम लविंग दिस ये गलत है। क्या कहना पड़ेगा? आई लव दिस और आई लव्ड दिस। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ द लैंग्वेज इज टू कन्वे योर मैसेज, वट एवर यू हैव इन माइंड और वट एवर यू आर थिंकिंग, यू हैव टू जस्ट कन्वे दैट मैसेज एंड दिस इज द पर्पस ऑफ द लैंग्वेज। इफ द पर्पस ऑफ द लैंग्वेज इज सॉल्व्ड, then you don't have to apply every time rules and regulation, and we can ignore grammar of course when it comes to spoken language. ज्यादा तो नहीं हो गया? खैर कोई बात नहीं। तो क्या करना है? he is having नहीं, he has, क्योंकि he के साथ have आएगा नहीं, तो he has many friends here। ठीक है, स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट ऑफ माइंड को बताती है, आईएनजी फॉर्म इग्नोर किया जाता है इसमें। लेकिन हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल का जब यूज करोगे तो जैसे हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, तो वहां पर सही हो जाएगा। 13th one, she didn't prepare her breakfast yet. Breakfast, this is not breakfast, कई लोग इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, दिस इज ब्रेकफास्ट नॉट फास्ट। खैर क्या करना अपने को, प्रोनाउंसिएशन ही सब कुछ नहीं होता है। लैंग्वेज में तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं यार। बस देखो, इतना बुरा मत बोलो, इतना खराब ना बोलो कि अगले समझ में ना क्या बोल गए। जैसे कोई कहे कि ये जो नेचर लिखा है इसको कोई बोलते हैं ये नटूरे लिखा है, नटूरे ना, इसको इतना भी खराब मत बोलना। जैसे एक वर्ड होता है फेलियर, कई लोग उसको फेल्योर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, फेल्योर फेलियर, लेकिन होता फेलियर है। She did not prepare her breakfast yet। क्या सेंस आ रहा है? उसने अभी तक, yet का मतलब क्या है यहां पर? अभी तक। उसने अभी तक अपना नाश्ता प्रिपेयर नहीं किया है, ये सेंस आ रहा है। यहां पर हमने डिड लगा रखा है, जबकि yet का मतलब होता है अभी तक। अभी तक का सेंस यहां पर येट दे रहा है। अभी तक से बातें आ गई, उठ के पास्ट से प्रेजेंट में आ गई। जब प्रेजेंट में आ गई, क्योंकि अभी तक का मतलब क्या? अभी तक यानी अभी क्या है? अब, प्रेजेंट। जब बात प्रेजेंट में आ गई तो डिड नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा आपको? यहां पर हैज लगाना पड़ेगा। शी के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। उसने अभी तक अपना नाश्ता तैयार नहीं किया, नहीं किया पे नहीं छोड़ेंगे, किया है। और मैं किसी गाड़ी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। ईच वन की बात हुई है, बिल्कुल सही, ऑफ देम, और उसके बाद हैज लगा रखा है ईच वन के साथ। और हैड का मतलब यहां पर टेकन से है, टेकन हिज शेयर, अपना यहाँ पे हिज किसके लिए आया है? ईच के लिए आया है, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पर कभी प्लूरल हो नहीं सकता, इसलिए तभी तो हमने यहाँ पर हैज लगा रखा है। हैज टेकन हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, नो एरर इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 15th। चलो भाई पढ़ते हैं बाबूराव के स्टाइल में। ये बाबा बिलीव मी, आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड। ये बाबूराव का स्टाइल है। अगेन स्टेटिव वर्ब है बिलीव, मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। मैं बिलीव कर रहा नहीं हूं,
ये तो भाई अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हो तो ये माइंड में चल रहा है, ये एक्शन से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। जितनी भी बातें एक्शन से रिप्रेजेंट नहीं होती उनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब, और वो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती। बिलीव मी आई बिलीव, बिलीव मी आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड। जो भी आपने कहा है मैं उस पर बिलीव करता हूं, तो मेरे ऊपर भी विश्वास कीजिए। सो बिलीव मी आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड, राइट। आई एम बिलीविंग नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अब शाहरुख खान साहब के अंदाज में, हे भैया, क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ओए ओए, पापा ने हमें नहीं सिखाया, आप जॉन सर तुझे सिखाएंगे। कोई बात नहीं बच्चों, इट इज टाइम मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पर इट जब भी आप यूज करो ना टाइम वाला फ्रेज, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम, तो मैंने कहा था चेक कर लेना कि यहां पर कहीं सब्जेक्ट तो नहीं है कोई, है ना, सब्जेक्ट वर्ब। इसका मतलब यहां पर इट इज हाई टाइम के बाद एक क्लॉज कनेक्टेड है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्लॉज ये है। जब भी इसके बाद क्लॉज आता है ना, दैट क्लॉज मस्ट बी इन पास्ट इंडेफिनिट, वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यकीन करो चाहे ना करो, वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे शोट नहीं लगेगा। और वी के साथ हैव पास्ट में तो जाता नहीं। इट इज हाई टाइम वी हैड, अरे सॉरी, यहां पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैव पोजीशन वाला नहीं है। अगर यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो जाएगा, वी डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, डिड। यहां पे क्या लगा रहा है ये, परफेक्ट। परफेक्ट नहीं जाएगा, शुड हैव लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या कहोगे, शुड भी हटा दोगे, यहां पर हैव भी हटा दोगे, बचेगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट लगाना। इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। ये सब कुछ नहीं होगा। इट इज हाई टाइम वी डिड, डन के लिए यहां पर डू से आया ना, वी डिड समथिंग यूजफुल। ये आपका करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन अगर इसने सेंटेंस को ऐसे लिखा होता, इट इज टाइम टू, वी ना लगाया होता बीच में, इट इज टाइम टू डू समथिंग यूजफुल, इट इज टाइम टू डू समथिंग यूजफुल, तो सही होता, डू बिल्कुल सही होता है ना। तो यहां पर डू तब आता जब यहां से टू से कनेक्ट करते। सब्जेक्ट आया इसलिए सेकेंड फॉर्म का यूज किया हमने, वी डिड समथिंग। नेक्स्ट 17th इज, तो देखिए और सज्जनों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इकोनॉमिक लॉस टिपिकली एम्स एट बैलेंसिंग competing interest of various stakeholders as well as interest of government departments charged with implementing such laws. क्या लगता है, ऐसा लग रहा है सर बहुत ही लेंदी क्वेश्चन आपने दे दिया, हमें तो देखकर ही चक्कर आने लगे, इतना बड़ा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। अरे कुछ नहीं करना इसमें, चाहे जितना महासागर के पानी को मिलाकर भी अगर सेंटेंस लिख दिया जाए तो भी आप उसमें बता सकते हो कि गलती क्या होगी। अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हो तो आपको लॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने पड़ेंगे। इकोनॉमिक लॉस, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक लॉस, हियर द सब्जेक्ट इज दिस, इकोनॉमिक लॉस की बात हो रही है। वो लॉस क्या है, टिपिकली आदर्श रूप से एम करते हैं, कौन करता है, एम, लॉस करते हैं। जब ये लॉज में एस लगा हुआ है और ये बन गया इसका प्लूरल, तो भैया प्लूरल के साथ वर्ब में ऐसे नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इकोनॉमिक लॉस टिपिकली एम एट बैलेंसिंग। क्लियर है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप देखें यहां पर आसानी से हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या है। My elder brother is planning to go abroad as soon as he will retire in December next year. बताए भाई, I'm giving you time to solve this particular question. जब मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा रहा था
हो सकता है कि आपको अभी ना मिला हो, लेकिन आप जरूर प्लेलिस्ट में जाइएगा इंग्लिश वाली और सर्च करिएगा कंडीशनल सेंटेंसेस। जब मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके साथ विल या शैल कभी नहीं आता, जैसे अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, इफ हो गया, वंस हो गया, एज सून एज हो गया, बाय द टाइम हो गया। तो इनके साथ हमें विल या शैल नहीं लगाना होता। क्या क्या बोलेंगे इसको? माई एल्डर ब्रदर इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड एज सून एज ही विल, हटा दो, ही रिटायर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है, एज सून एज ही रिटायर्स इन December next year, right? Next is Lakhdar Brahimi, the UNNY Syria, said that the second round of talks has failed. Take your time, सोचो भाई। और बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जब भी मेरा लेक्चर देखा करो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताया करो कि इसमें एरर क्या होगा। चैट में नहीं, इसमें लिख के बता, कमेंट करके बताया करो बेटा, तब मैं श्योरली आपके आंसर्स पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और जो भी आपको डाउट रहा करे ना, कमेंट में ही लिखकर पूछा करो। सेड दैट द कनेक्टेड है ना, देखो कनेक्टेड सेंटेंस है। सेड उसने कहा, दैट द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हैज फेल्ड, हो चुकी है। अरे भाई बात तो हो रही पूरी पास्ट की, पास्ट से हमने शुरू कर दिया, तो ये अचानक से प्रेजेंट यहां पे कैसे कूद के आ गया? इसको भी बनना पड़ेगा पास्ट। तो क्या कर देंगे भाई, हैज का आपने देखो ना, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है, रिपोर्टेड स्पीच पूरा पास्ट में चला जाता है। यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सीरियस। सेड दैट द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हैड फेल्ड। तो भाई और बहनों, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। Had failed, right? Next. Once the demand draft will be deposited, again we are talking about once here, starting the sentence using once, and the subject is demand draft. And again, whenever you are using sentence with the if, unless, until, provided, or we can say as soon as, once, you cannot use will or shall with this. Once the demand draft, अब हिंदी में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, अंग्रेज पंक्ति यहां पर हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी इंडियन हूं और मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूं। जैसे कि सब लोग इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए अपनी कहानियां बताते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जितने भी बड़े बड़े सीरियल्स होते हैं, चाहे डांस इंडिया डांस हो, कोई ऑडिशंस वाली जिसमें ऑडिशंस होते हैं, उसमें यार एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ही परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन वो कैसे डट कर सामना करते हैं और स्ट्रांग होकर सामने आते हैं। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जानबूझ के लेते हैं ऐसे लोगों को टीआरपी हाई करने के लिए। तो क्योंकि मैं तो बच्चों रहा हूँ कंपटीशन में, और कई कंपटीशन मैंने ऐसे फेस किए हैं, तो मुझे पता है कि हर जगह कुछ ना कुछ सोर्स चलता ही है, जान पहचान चलती है, और जो दिखाया जाता है टीवी पे वो एक्चुअली होता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे सारेगामापा आता है या इंडिया आइडल आता है, तो उसमें देखा होगा आपने कि मुंबई राउंड में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको मुंबई राउंड में, कई लोग बहुत मेहनत करके मुंबई राउंड तक जाते हैं। उससे पहले आपको पता है जो टीवी पे आता है उससे पहले 3 राउंड हो चुके होते हैं, 3 राउंड हो चुके, कम से कम 3 राउंड, 4 भी हो सकते हैं। वो जो आता है मुंबई राउंड वो बहुत बाद में आता है। लेकिन वहां पर आप सोचते हो कि वहां पर ऐसे लोग कैसे पहुंच जाते हैं जिनको बिल्कुल गा नहीं आता। अरे भाई, वो उनको बुलाया जाता है पैसे देके अपनी टीआरपी हाई करवाने के लिए, ताकि लोगों को मजा आए, क्योंकि रियलिटी में रियलिटी बहुत कम होती है। तो क्या हो जाएगा, वंस द डिमांड ड्राफ्ट विल बी डिपॉजिटेड लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब पैसिव में बना हुआ है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे, क्योंकि ये किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं जाएगा। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे तो क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में लग जाता है इज एमआर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वंस द डिमांड ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड, विल भी नहीं, वंस द डिमांड डीडी इज डिपॉजिटेड, the individual will be eligible to participate, right? Got it or not? Next is, had he invited me on time I would attend the function. कहना ही चाहता है कि अगर उसने मुझे टाइम पर इनवाइट किया होता तो मैं अटेंड करता। मैंने बताया था हैड का कॉम्बिनेशन किसके साथ जाता है, दिस इज द टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस
कंडीशनल सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है जिसमें हम यहां पर इफ की ही बात करें, इफ ही हैड लिखो और चाहे तो हैड ही लिखो, बात एक ही, हैड ही इनवाइटेड मी ऑन टाइम, अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता टाइम पर तो मैं फंक्शन अटेंड करता, यानी कि बात हो रही पास्ट की। जब पास्ट की बात होती है तो वुड हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, इनके बाद हैव जरूर लगाते हैं, और जब हैव लगा देते हैं तो अटेंड नहीं हो पाएगा क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। नेक्स्ट इज अनलेस ही विल नॉट, अगेन अनलेस लगा दिया, अनलेस और अनटिल में विल और शैल का यूज नहीं करेंगे, दूसरी बात नॉट भी नहीं आएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट, बहुत देर से एक ही पेन का यूज कर रहे हैं, पेन चेंज करते रहना चाहिए बीच बीच में। नेक्स्ट 23rd इज इफ ही ट्राइड अगेन, अगर वो ट्राई किया होता या अगर उसने ट्राई किया होता, इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम। आपको पता है ना कि हमने यहां पर पास्ट इंडेफिनिट फॉलो किया, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होता है हमारा पास्ट में, और इसको कंडीशनल सेंटेंस से भी बिलोंग कर सकते हैं, उससे जोड़ सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है तो जाता है किसके साथ, पास्ट में तो जाता ही है, लेकिन आपने देखा होगा ना उसमें सिर्फ वुड या कुड का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, हैव लगाने की जरूरत नहीं है। तो हैव तब लगता है, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव तब लगता है जब हैड का कॉम्बिनेशन हो। यहां पर हैड है कहीं, इफ ही हैड लिखा है, नहीं लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट के साथ बच्चों कॉम्बिनेशन जाता है, सिर्फ सिंपली इसको पास्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। ही कुड पास द एग्जाम, चाहे तो आप ऐसे समझ लो, चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक कंडीशनल टाइप सेंटेंस है जिसमें हम लोग टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपने पढ़ा होगा ना, तो उसी में से एक टाइप ये भी आता है जो कि हम लोग कहलाते हैं टाइप 0 हो गया जिसमें प्रेजेंट कॉम्बिनेशन होता है, टाइप 1 जिसमें फ्यूचर कॉम्बिनेशन, टाइप 2 का मतलब जिसमें पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पे कुड, वुड या शुड का यूज करते हैं, और थर्ड टाइप होता है जिसमें हैड का यूज करते हैं और हैड के साथ वुड हैव का, कुड हैव या शुड हैव लगाते हैं, राइट। तो ही कुड पास। नेक्स्ट, इफ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन, अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे एक सबक सिखाता। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर कंडीशनल सेंटेंसेस में वॉज आ जाए या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी, वर होगी, वर। इफ आई वर यू आई वुड टीच हिम अ लेसन, मैंने बताया था कॉम्बिनेशन वर का कॉम्बिनेशन वुड कुड के साथ होता है, जबकि हेड का कॉम्बिनेशन वुड हैव के साथ, कुड हैव के साथ होता है। तो इफ, क्योंकि हाइपोथेसिस है, कल्पना है कि यदि मैं तुम था नहीं होता, दैट मीन्स इमेजिनेशन, इफ आई वर यू आई वुड टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक सबक सिखाता। नाउ द नेक्स्ट इज इफ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड, अगर वो मेरे पास आई होती तो मैं उसे मनी दे देता जो उसको चाहिए था। तो दोनों जगह देखो भाई, इसने महापाप क्या कर दिया, वुड हैव यहां पर भी लगा दिया, इफ के साथ भी वुड हैव लगा दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी इसने। क्या करे, इफ के साथ हैड लगता है जब वुड हैव आगे आता है, तो क्या हो जाएगा, इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। नेक्स्ट इज, चलो भाई जल्दी दिमाग लगा, जल्दी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हम लोग बहुत आराम से बिना समझ थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इफ यू हैड सीन मी यू वुड स्टॉप, अरे भाई बहुत आसान है। इफ के साथ हैड का कॉम्बिनेशन आंख बंद करके तुरंत लगा देना, अरे आंख बंद कर लोगे तो लगाओ कैसे, खैर आंख मत बंद करना, आंख खोल के लगा देना। इफ यू हैड सीन मी यू वुड हैव स्टॉप्ड, हो जाएगा। याद रखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हैड आ गया तो उधर वुड हैव का कॉम्बिनेशन जाएगा, यू वुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। नेक्स्ट इज शी गिव्स मी लेक्चर्स एज इफ शी इज माई मदर, वो ऐसे मुझे लेक्चर देती जैसे कि मेरी माँ हो, जैसे नहीं माँ नहीं, जैसे मैं टीचर हो, यानी कि मानो किया जैसे कि, अगेन हाइपोथेसिस, इमेजिनरी सेंटेंस है यहाँ पर, जैसे कि मानो कि मेरी टीचर हो, है नहीं, तो अगेन वर, एज इफ शी वर माई टीचर। अब ये मत पूछना कि ये कैसे हुआ, वो वाला ऐड देखा है ना सेंटर फ्रेश वाला, हाँ अब दोबारा मत पूछना भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कितनी बार मैंने बताया कि इमेजिनरी कंडीशन है, अजम्पशन है, अगर तो यहां पर हमेशा वर लगाना, इज एम आर नहीं लगता।
नेक्स्ट, व्हेन आई वाज सिटिंग इन द लास्ट रो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू, अरे यहाँ पे डबल टू लगा दिया, अरे सिंगल टू लगाओ, एक टू, एक वो हटा दो, यहाँ पे टाइपो हो गया, टाइपो का मतलब टाइपिंग मिस्टेक। व्हेन आई वाज सिटिंग इन द लास्ट रो, जब मैं बैठा था लास्ट रो में, इट इज नॉट पॉसिबल, अरे भाई यहाँ पे सेंटेंस तो स्टार्ट हो रहा है पास्ट में, तो पूरा सेंटेंस जाएगा पास्ट में। व्हेन आई वाज सिटिंग इन द लास्ट रो, जब मैं बैठा था लास्ट रो में, ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए देख पाना ब्लैक बोर्ड को, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सी द ब्लैक बोर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हेन आई वाज वाचिंग माय फेवरेट मैच शी वाज कुकिंग फूड। जब दोनों कनेक्टेड बातें कॉन्टिन्यूअस में होती हैं, ध्यान रखना, दोनों कनेक्टेड बातें कॉन्टिन्यूअस में होती हैं तो व्हेन का यूज नहीं करते बल्कि व्हाइल का यूज करते हैं, तो यहां पर व्हेन की जगह हो जाएगा व्हाइल। क्या बताया मैंने, जब दोनों कनेक्टेड क्लॉजेस किसमें होती, कॉन्टिन्यूअस में, यानी दोनों में काम जारी रहता है। व्हेन आई वाज वाचिंग माय मैच शी वाज कुकिंग, यानी कि दोनों काम एक साथ और दौरान में हो रहे हैं, तो इसलिए व्हेन की जगह व्हाइल आई वाज वाचिंग माय फेवरेट मैच शी वाज कुकिंग फूड, not when. Now the last but not the least is Mukesh hardly meets his parents, isn't it? So this is the question that is based upon question tag, as you can see in the last option, last part क्या लिखा, isn't it? तो समझ जाना बच्चों, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है और इसको करने के लिए हमें देखना पड़ता है सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। तो मुकेश के लिए आएगा ही, हार्डली के लिए, हार्डली होता है नेगेटिव सेंस, तो नॉट लगाना नहीं है। मीट्स का मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है, तो ही के साथ डस चला जाएगा, नॉट लगाएंगे नहीं, तो यहां पर ये पार्ट जो इजंट इट लिखा है, यहां पर क्या होगा, डज ही, डज ही, इजंट इट की जगह लगा देंगे डज ही। मुकेश हार्डली मीट्स हिज पेरेंट्स, डज ही। अगर क्वेश्चन टैग नहीं आता तो क्वेश्चन टैग वाली एक्सरसाइज भी मैंने आपको कराई थी, जरूर जाके मेरे पिछले लेक्चर्स में देखना, या अगर अभी नहीं आया है, अपलोड नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी सीरीज बनती है, एक प्लेलिस्ट बनती है, उसमें जरूर सर्च करना क्वेश्चन टैग, सबको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के साथ अपनी बॉडी को विराम देते हुए और चलेंगे आगे कुछ और काम करने, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, और हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें इस न्यू ईयर में, और अपनों का ख्याल रखें, जय हिंद, और हमेशा भारतवर्ष का ख्याल रखें।